ठीक कर पाएंगे। अगर 100 में से नहीं 1000 में से भी एक लड़की बचती है तो वो भी हमारी जीत होगी कि हम लोग एक मुहिम में काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत रिपोर्ट और आज हमारे साथ है एक ऐसी महिला जिन्होंने समाज की चुप्पी को तोड़ा और लाखों महिलाओं को आवाज दी। रेड ब्रिगेड लखनऊ के संस्थापक उषा विश्वकर्मा। उन्होंने न केवल खुद के खिलाफ हुए अन्याय का सामना किया बल्कि इसे एक आंदोलन में बदल दिया। आज वो देश भर की बेटियों को सिखा रही हैं कि डर से कैसे नहीं बल्कि हिम्मत से जिया जाता है। आइए बात करते हैं उनसे उनकी प्रेरणा, संघर्ष और सफलता की कहानी पर। आज एक ऐसी शख्सियत से हम रूबरू करा रहे हैं अपने लोगों को, बहुमुखी प्रतिभा की धनी, सरल व्यक्तित्व के, जिनका अपना कह लीजिए कि अपने जीवन में एक मिशन है, उस मिशन को लेकर के आगे बढ़ रही हैं। अपनी सूझबूझ, दूरदृष्टि, एक ऐसे संगठन का निर्माण इन्होंने किया, रेड ब्रिगेड लखनऊ के नाम से। उसकी प्रमुख हैं उषा विश्वकर्मा जी। उषा जी, इस नवभारत रिपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस संगठन को और अधिक विकसित करने के लिए आपके मन और मस्तिष्क में क्या योजनाएं चल रही हैं? देखिए, संगठन को अगर मन से बात की जाए तो नहीं विकसित करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि अगर इस समाज में, इस देश में न्याय व्यवस्था, सम्मान अच्छे से होता तो शायद इस तरह की संस्थाओं को बनाने की ज़रूरत नहीं होती। मुझे लगता है कि आगे की जो तैयारी है वो चाहे संस्था से हो या संस्था के अलावा हो, वो समाज में लड़कियों के प्रति कैसे न्याय व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो, जो हमारा कानून बना है अच्छा है, लेकिन वो कैसे सुचारू रूप से चल सके और स्त्रियां कब सम्मान महसूस कर सके और ये सरकार कैसे उसको अच्छे से अप्लाई करवा पाए, उसको लेकर के अभी कोशिश है काम करने की। और इसी आपके जवाब से, या ये कह लीजिए जो आप अभी कही, इस संगठन बनाने की प्रेरणा कब और किससे मिली? इसका मूल उद्देश्य क्या है, या ये कहिए इसका विजन क्या है, इसका मिशन क्या है? जी, ऐसे पहले कोई अभी इससे पहले कोई ऐसी कोई प्लान नहीं था कि इस तरह की संस्था बनेगी और इस तरह का काम करूंगी और लड़कियां इतनी इतनी भारी संख्या में हमारी संस्था में आएंगी। मैं बच्चों के शिक्षा पे काम करती थी और 2006 में मेरे साथी ने ही बलात्कार की कोशिश की मेरे साथ, और वो मेरे साथ ही बच्चों को पढ़ाता था। इससे पहले बलात्कार सुनना, टीवी में देखना और पेपर में पढ़ना बहुत अलग चीजें होती हैं, लेकिन जब किसी स्त्री के साथ बलात्कार होता है तो उस समय वो सांस भी नहीं ले पाती। तो ये 2006 में मेरे साथ घटना घटी, मेरे साथी ने ही किया और मैं बच तो गई, लेकिन दिमागी रूप से काफी परेशान हो गई और करीबन 1.5 साल के लिए मैं ट्रॉमा में चली गई, क्योंकि मैं और मेरा परिवार बहुत विश्वास करता था। और 2006 में मैं उसके घर गई, क्योंकि साथ में ही पढ़ाता था और कुछ क्योंकि संस्था में आप काम करते हैं तो हर महीने कुछ ना कुछ वाउचर सबमिट करने होते हैं। तो बोला वाउचर भूल गया हूँ, तो मैंने बोला ठीक है चलो घर पे ले लेते हैं। तो मैं उसके घर जाती हूँ और प्यास लगती है, पानी के लिए बढ़ती हूँ, तब तक वो दरवाजा बंद कर लेता है, अकेले ही रहता था। इससे पहले भी मैं 1-2 बार गई थी उसके यहाँ और तब भी मुझे कोई ऐसा नहीं लगता है कि कुछ होने वाला है, और जैसे मैं पानी पीती हूँ और अचानक से पीछे से वो ग्रैब करता है मुझे, तभी मुझे लगता है कि मजाक चल रहा है। लेकिन जब वो स्क्रैच करने लगता है, मेरे ब्रेस्ट पे हाथ मारने लगता है और मेरे कपड़े को फाड़ने की कोशिश करता है और अजीब अजीब आवाजें निकालता है, तो मेरे लिए तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उस समय मेरे लिए मुश्किल बहुत था बचना, और बहुत आसानी से लोग बोल देते हैं लड़की को जीन्स नहीं पहनना चाहिए, लेकिन मैंने अगर उस दिन जीन्स नहीं पहना होता और बेल्ट नहीं लगाया होता तो शायद मैं ना बच पाती, क्योंकि वो बार बार वो जीन्स को फाड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने जीन्स पहना था, उस पर बेल्ट लगाया हुआ था, तो वो हट नहीं रहा था। उसी लड़ाई झगड़े में मैं गिरती हूँ और
उसको एक लात लगाती हूँ, उसके एक तमाचा लगाती हूँ, वो वहां से भाग जाती है। मैं बच तो जाती हूँ, लेकिन क्योंकि अगर वो जीन्स मैंने ना पहनी होती, जब लड़की का कपड़ा फट जाता है तो उसमें ज्यादातर चांसेस होते हैं कि लड़की वहां पे आत्मसमर्पण करे, क्योंकि वो साहस नहीं कर पाती। एक तो घर के अंदर या उस जगह पे उसके साथ घटना होती है, और अगर वो बिना कपड़े के होती है तो वो बाहर उसको जाने में शर्म आती है और वो समझ नहीं पाती है कि वो क्या करे। तो ज्यादातर केसेस में होता है कि अगर एक बार लड़की का कपड़ा उतर गया या फाड़ दिया गया तो वो कम चांसेस रहता है बचने का। तो मैं बचती हूँ, लेकिन बच तो जाती हूँ, लेकिन ये सारे जो घटनाएं हुई उसको मेरे दिमाग में घर कर गया, और घर आते आते मेरी तबीयत खराब हो गई और अटैक्स पड़ने लगे मुझे। कि जब भी मुझे वो याद आता था तो कई बार मैंने अपने अंकल को मारा, 5 साल की बहन को उसके हाथ में फेंक दिया, अपने नाखूनों को तोड़ देना, इस तरह की चीजें शुरू हो गई। तो वो करीबन 1.5 साल उसका इलाज चला, और जब हम ठीक हुए तो उसमें एक बात समझ में आई कि अगर हम सुरक्षित नहीं है तो हमारी शिक्षा का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं उससे पहले शिक्षा पे काम करती थी। अगर लड़कियों के अंदर साहस नहीं है, सुरक्षा नहीं है, तो भले ही वो बड़ी पढ़ाई कर लें, अच्छे पद पे चले जाएं, लेकिन वो साहस पूर्वक अपना काम नहीं कर सकती हैं, किसी का सामना नहीं कर सकती हैं। तो मुझे लगा कि इस पे काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और 2011 में रेड ब्रिगेड की शुरुआत हुई। बड़ा अच्छा लगा आपकी बातें सुन करके। देश और समाज का मान आपने विदेशों में जाके बढ़ाया, तो यहाँ काम करना इस विषय पे और वहाँ काम करने में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं? देखिए, मैं क्योंकि बहुत सारे साथी यहाँ आना जाना रहता है, और क्योंकि मेरा पूरी चर्चा जितने लोग भी मिलते हैं तो उनके साथ स्त्री को लेकर के चर्चा होना और कल्चर को लेकर के चर्चा होना। तो स्त्रियों की समस्या सिर्फ भारत में ही नहीं है, वो पूरी दुनिया में है। कि स्त्रियों को पूरी दुनिया में कमतर समझा जाता है। यहाँ तो एक बात बहुत अच्छी है विदेशों से ज्यादा, और वो है कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, जिस पद पे हैं, अगर वो आप कर रहे हैं तो आपको भी उतनी सैलरी मिल रही है, और मैं कर रही हूँ तो मुझे भी उतनी सैलरी मिल रही है। लेकिन विदेशों में कई देश ऐसे हैं जहाँ पे आप अगर नौकरी उसी पद पे कर रहे हैं तो वो आपको ज्यादा सैलरी मिल रही है, और मैं उस पद पे हूँ तो कम सैलरी मिल रही है, क्योंकि वहाँ जेंडर भेद है कि उनको एक कितनी भी काबिलियत है, लेकिन अगर लड़की काम कर रही है तो उसकी सैलरी कम कर दी जा रही है। तो हर एक चीज में फर्क है, वो चाहे कल्चर में हो या संबंधों में हो या प्रेम में हो या न्याय में हो, अभी बहुत गैपिंग है। लेकिन हाँ, हाईलाइट हम अपने देश को ज्यादा करते हैं। और एक अहम सवाल है आपसे कि सरकार ने कई योजनाएं चलाई है, क्या इसको आप किस नजरिए से देखती हैं कि सेल्फ डिफेंस को जो विद्यालय हैं उन पे अनिवार्य रूप से लागू किया जाए, इस पर प्रकाश डालें? जी बिल्कुल, इसको सिलेबस में डालना चाहिए, और हम 2011 से इसको लेकर के कैंपेन भी चला रहे हैं, और समय समय पर भी हम कैंपेन चलाते हैं, जैसे सुरक्षित महिलाएं सुरक्षित लखनऊ, 100 डे 100 स्कूल। और क्योंकि लड़कियों की सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कितना भी शिक्षा में फिर से बोल रही, कितनी भी बड़ी बात आप कर लें, लेकिन अगर आप लड़कियों को आत्मविश्वास नहीं दे पा रहे हैं, नहीं सिखा पा रहे हैं, तो वो बात तो कहीं ना कहीं अधूरी रहती है। और सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, ठीक है, योजनाएं तो बहुत अच्छी चला रही है, जैसे आप मिशन शक्ति को ले लीजिए, लेकिन सिर्फ बोल देना और उस पर काम करना निरंतर फर्क है। हम ये नहीं मतलब ये नहीं कि नवरात्र आया तो हमने काम शुरू कर दिया कि नवरात्र में ही लड़कियों की सुरक्षा की जरूरत है, या 15 दिन साल में या 6 महीने में 15 दिन लड़कियों की सुरक्षा की जरूरत है। हर सेकंड लड़कियों की सुरक्षा की जरूरत है, और जैसे आपके पाठ्यक्रम में बाकी सारे सब्जेक्ट हैं, ऐसे ही लड़कियों की सुरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस भी अनिवार्य होना चाहिए। और एक चीज और हम अपने पाठकों के लिए जानना चाहेंगे कि इतना समय, लंबा समय से आप कार्य कर रहे हैं, कोई ऐसी एक घटना आई होगी जो आपके जीवन का यादगार पल होगा कि हमने ये काम किया, या कोई लड़की आपके नजदीक आई हो जो आपको अपनी आप बेटी बुलाई, उसको आपने मार्गदर्शन दिया
इसमें से कोई एक घटना है जिस पर प्रकाश डालें? देखिए, घटना तो बहुत सारी आती हैं और बहुत सारी रेप सर्वाइवर लड़कियां आती हैं। एक जो सबसे डरावना केस आया था, एक गैंग रेप एक लड़की का हुआ था लखनऊ में। और आप सोच नहीं सकते हैं कि औरत के शरीर में जितने छेद हैं, वो पांचों व्यक्तियों ने उतनी जगह उनके साथ बलात्कार किया था। और वो करीबन 15-16 साल की लड़की थी और पूरी बॉडी उसकी सूज गई थी। और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि हमारी टीम ने 1 साल में उसको रिकवर कर लिया और आज वो अपने परिवार के साथ खुश है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं आती हैं। अगर हमारी टीम उस पर सफलता पाती है तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड होता है। इस चैनल के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को, या यूं कह लीजिए कि जो आने वाले भविष्य है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सरोजिनी नायडू जी एक लाइन बहुत खूबसूरत कहते हैं कि महिलाओं को शिक्षा तो लेनी ही चाहिए, लेकिन किताबें पढ़ने से ज्यादा उनको यात्राएं करनी चाहिए, क्योंकि यात्राओं से वो ज्यादा सीखती हैं। और उनकी एक लाइन बहुत सुंदर है कि मुझे स्त्री होने पे गर्व है क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ। तो जिस दिन महिलाओं ने ये कहना शुरू कर दिया, जो वो अपने आप को स्त्री के कारण हीनता महसूस करती हैं, लेकिन वो हीनता नहीं है, उनकी ताकत है। तो जिस दिन वो ये कहना शुरू कर दी, वो उस दिन शायद देश की हर लड़की अपने आप में ताकत महसूस करे। आखिरी सवाल है हमारा आपसे कि आम जनमानस में जो आपके प्रति एक लगाव है, आपके विषय में लोग जानते हैं, क्या कभी आपको ऐसा लगा कि हम भी अपने पारिवारिक जीवन में वापसी करते हैं? ऐसा तो कभी सोचने का समय ही नहीं मिला, क्योंकि विवाह ना करना, परिवार में ना जाना, ये हमारा अपना निर्णय था। क्योंकि उसका एक कारण है कि जो जिम्मेदारी हमने ली है समाज के प्रति, देश के प्रति, उसमें परिवार कहीं ना कहीं एक बाधा मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि अगर मैं परिवार बनाती हूँ तो परिवार के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी, दायित्व है। लेकिन जिस काम में मैं हूँ उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है कब मैं कहाँ हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर मैं परिवार बना रही हूँ तो उसके साथ भी भेदभाव हो जाएगा। तो इस काम में मैं इतना खुश हूँ, इतना संतुष्ट हूँ, कभी उस तरफ देखने का मौका ही नहीं मिला। धन्यवाद।